Everyone, this is the part 2 of chapter 1 history, class 9 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पार्ट 1 में पिछले वीडियो में हम लोग ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा देखा था, जिसमें हम लोग ने बात की थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी से एक तरीके से शुरू होती है, जब पेरिस के अंदर एक आतंक का माहौल छा जाता है। वहाँ के लोग जो है बैस्टाइल किले को जाकर तोड़ते हैं और एक पूरा प्रदर्शन, पूरा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। देन हम लोग ने ये इस चीज़ को समझने के लिए फिर हम लोग ने फिर देखा था कि 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी सोसाइटी थी, यानी फ्रांस की जो सोसाइटी समाज थी, वो किस प्रकार की थी। तो उसमें हम लोग ने देखा कि 1774 में लुइस 16, जो कि बर्बन डायनेस्टी का था, वो राजगद्दी पर बैठा और उसकी उम्र उस समय सिर्फ 20 वर्ष की थी। और उसने जो है, जैसे वो गद्दी पर बैठा तो वहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, ख़राब थी। और क्योंकि वहाँ पे कई सारे युद्ध हुए थे, और अमेरिका में जो युद्ध हुआ था, जो कॉलोनीज़ के अगेंस्ट इंडिपेंडेंस वॉर था, उसमें इसने मदद की थी, तो बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। तो उस कर्ज को चुकाने के स्थिति में ना होने के कारण वो आम लोगों पर जो टैक्सेस होते थे उसको इंक्रीज़ कर दिया था। एंड वहाँ की जो सोसाइटी स्ट्रक्चर थी, वो 3 स्टेट में बटी हुई थी, नोबिलिटी, एक क्लर्जी, नोबिलिटी, एंड थर्ड स्टेट जो था मिडिल क्लास, जो बिग बिजनेसमैन, जो मिडिल क्लास लोग थे वो उनके। तो उसमें था कि जो फर्स्ट के जो अपर स्टेट्स थे, यानी क्लर्जी और नोबिलिटी, उनको किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं होता था, और पूरी चीज़ों का जो भार था, यानी टैक्सेस जो जितने भी देने होते थे, वो सिर्फ थर्ड स्टेट को ही देने होते थे। तो एक ये भी कारण है जो कि बहुत ज़्यादा अ, अ, फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसमें एक आग की तरह काम किया, जिसमें लोगों ने जब रियलाइज़ किया कि इस तरीके की जो समाज की जो बनावट है, जिसमें दो जो भाग हैं, दो जो वर्ग है, उनको इतनी जो जन्म से अधिकार दी जाती हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके प्रति भी जो आक्रोश है वो देखने को मिला, और ये भी एक तरह से एक आग की तरह काम किया। सो नाउ वी हैव टू सी कि जो मिडिल क्लास जो थे, उस समय के जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो इन जो जन्म से अधिकार दिए जाते थे, जितने नोबिलिटी या क्लर्जी को, उनको ख़त्म करने के बारे में उन्होंने जो है ना सोचना शुरू किया कि उनको किस तरीके से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। सो फ्रॉम देयर वी हैव टू स्टार्ट 1.3। ओके, सो लेट अस बिगिन। Okay. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food security. Okay. तो पहले भी जो था ना, पहले भी कर जो बढ़ते थे या अकाल का जब समय आ जाता था, तो जो किसान या वहाँ के जो कामगार थे, उन्होंने कई सारे विद्रोह किए हुए थे। ओके, बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। परंतु उनके पास वो सामाजिक और जो आर्थिक व्यवस्था होती है, तो उस व्यवस्था में कोई बुनियादी जो बदलाव है, उसके लिए, उसको लाने के लिए उनके पास ना कोई साधन था और ना ही कोई प्रोग्राम थे। ठीक है, कोई उनके पास कोई मीन्स नहीं था, साधन नहीं था। एंड दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी तीसरे जो स्टेट थे, उनके कुछ जो समूह, उन समूहों ने उठा ली, जो प्रॉस्परस थे, मतलब समृद्ध थे और पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। तो क्योंकि वे पढ़े लिखे थे और उनके उनके दिमाग में कई न्यू आइडियाज़ बिल्ड होते थे, तो वे जो है वही उन्होंने ही ये जिम्मेदारी उठाई कि इस चीज़ को किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सो द सो द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास। तो हम लोग क्या देख पाते हैं कि 18वीं सदी में एक ऐसे सामाजिक समूह का इमर्जेंस हुआ, उदय हुआ, जिसे हम लोग ने मध्यम वर्ग कहा। ओके, मिडिल क्लास बोला, जिसने क्या किया, हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एंड एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो जो अपना धन है, वो जो जिन्होंने अपना जो वेल्थ है वो कमाया था ट्रेडिंग के ट्रेडिंग की वजह से, और जो सामान होते थे उनको मैन्युफैक्चर करके, जिस सामान में जैसे कि वुलन हो गया, या टेक्स के सिल्क के जो टेक्सटाइल्स हो गए, मतलब कपड़े जो हो गए, उनको एक्सपोर्ट करके, या वहीं के जो उन्हीं सोसाइटी के जो रिचर मेंबर थे, है ना, उनको बेचकर, तो वो बहुत प्रॉस्परस थे, समृद्ध थे। एंड इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर, द थर्ड स्केल इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स।
तो इन मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चर के साथ साथ थर्ड स्टेट में कई और प्रोफेशंस थे, जैसे कि जो लॉयर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, वो भी इसी थर्ड स्टेट के अंदर, मध्यम वर्ग के अंदर वे लोग आते थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। तो ये सारे जितने भी मर्चेंट्स थे या मैन्युफैक्चरर्स थे या जो लॉयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थर्ड स्टेट के, उनका ये वे पढ़े लिखे थे और उनका ये मानना था कि सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसी ग्रुप नहीं होनी चाहिए जिसे जन्म से अधिकार दिए जाए, एंड रैदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, बजाय कि उसका जो सामाजिक जो पोजीशन है, सामाजिक स्थान जो है, वो उसके मेरिट पर होना चाहिए। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। तो ये जो आइडिया थी कि सभी सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको समान स्वतंत्रता मिले, समान उनके पास अपॉर्चुनिटी हो, उनके पास इक्वल लॉज हों। तो ये सारे जो चीज़ हैं, ये चीज़ें जो हैं, कई सारे फिलोसोफर्स, उस समय के जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे उनके द्वारा आगे रखा गया, लाइक कि जॉन लॉके एंड जीन जैक्वेस रूसो, इन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। एंड इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो इनके एक बुक थी जिसमें जिसका नाम द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट था, उसमें लॉकी ने सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन। तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को इनकार किया था कि जो राजा के जो दैविक या निरंकुश जो अधिकार होते हैं वो ना हो, ये नहीं होना चाहिए, एंड एब्सोलूट राइट ऑफ द मोनार्क। तो मोनार्की में जो राजा जो होता है उसके पास सारे अधिकार होते हैं, तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। जॉन लॉकी के द्वारा ये बात अपनी बुक जो थी उनकी द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने इस बात को रखा। As well as the Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representative। तो साथ ही साथ जो रूसो थे उन्होंने भी इस आइडिया को आगे रखा कि जो हमारी सरकार होनी चाहिए वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो लोग हैं और उनके जो रूलर हैं या जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, कि मतलब जो लोग होंगे उनके पास एक समान अधिकार हैं और उनके पास रिस्ट्रिक्शन भी है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पास भी कुछ अपने लिमिटेड अधिकार होने चाहिए। तो दोनों के बॉन्डेज से एक तरह से हमारा जो सरकार है वो एक तरह का हो। तो इस चीज़ को उन्होंने आगे रखा है। एंड इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और जो एक बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें मोंटेस्क्यू ने ये बताया कि जो हमारी सरकार है उस सरकार के अंदर जो पावर्स होती है, गवर्नमेंट की जो पावर होती है, वो पावर इक्वली और अच्छे से डिवाइडेड हो, डिवीज़न हो पावर का, डिवीज़न हो, लाइक कि लेजिस्लेटिव पावर अलग तरीके से काम करे, मतलब लॉज जो बनाए जाते हैं, कानून जो बनाए जाते हैं वो एक अलग डिपार्टमेंट उसको देखे, अलग व्यवस्था हो उसके लिए। एंड जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो चलाते हैं रूल करते हैं वो अलग हों, और जो जुडिशरी है वो भी अलग हो। सो दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये जो मॉडल था सरकार का, इस तरह का सरकार जो है ऐसा होना चाहिए, ये पहली बार यूएसए में एक्सेप्ट किया गया। जब वहाँ पे जो 13 कॉलोनीज थी वो अपने को ब्रिटेन से जब इंडिपेंडेंट करी, मतलब ब्रिटेन से जब अपने को आज़ादी, वहाँ से जब आज़ादी उनको मिली, तो उन्होंने जिस प्रकार का जो शासन व्यवस्था या सरकार का जो निर्माण किया वो कुछ इस प्रकार का था, जिसमें सारे जो पावर्स थे वो डिवाइडेड थे, यानी लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियरी पावर और जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गए वो अलग अलग बटे हुए थे। एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटीज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशंस थी, मतलब वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो कि लोगों के इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए और राइट्स उनके सिक्योर्ड होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, फ्रांस के रहने वाले लोग थे, उनमें ये बातें जो हैं बिल्कुल स्टक कर गई, उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई, और उनको ये जो आइडिया था कि the ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers। तो इन जो फिलोसोफर के जो विचार थे वो जो वहाँ के कॉफ़ी हाउसेज या सलून थे वहाँ पर उन पर बहस होती थी, वहाँ के लोग इस पर बहस किया करते थे, और बुक्स के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से इनका जो है वो व्यापक प्रचार प्रसार प्रसार होने लग गया। और क्या हुआ, दे वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। तो साथ ही साथ
ग्रुप्स में लोग जो हैं चिल्ला चिल्ला कर इसको रीड किया करते थे, पढ़ा करते थे, ताकि जो नहीं लिख सकते हैं या जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको जो है उनके पास ये सारी विचार जो हैं उनको उन तक पहुंचाई जाए। ओके, किस प्रकार की विचार, जो स्वतंत्रता की विचार है, जो इंडिविजुअल राइट्स होती हैं, हर लोगों के अपने अधिकार हैं, उसकी जो बात है वो सारे लोगों तक पहुंचाई जाए। इसीलिए वही ग्रुप्स के अंदर तेजी से चिल्ला चिल्ला कर इसको पढ़ा करते थे। एंड द न्यूज़ दैट लुईस 16 planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। तो क्या हुआ, इसी समय जो है लुईस 16 द्वारा जो राज्य के खर्चे को पूरे करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से जो विशेष अधिकार वाली जो व्यवस्था थी उसके उसके विरुद्ध जो है वहाँ के लोगों का जो गुस्सा था वो भड़क उठा।